हेलो डॉक्टर्स। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं? बढ़िया होंगे, है ना? बढ़िया ही होंगे आप लोग। तैयारी कैसी चल रही है? जैसी भी चल रही हो कमेंट में जरूर बताना कि कैसी तैयारी चल रही है ना? तो पिछले क्लास में हम लोग मूल कॉन्सेप्ट ही पढ़ रहे थे अभी। तो मूल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। मूल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया एक बार देख लेते हैं, है ना? सबसे पहले हम लोगों ने देखा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि यूनिट कन्वर्जन, एसआई यूनिट्स वगैरह था। 7 फंडामेंटल यूनिट्स था, रिवाइज कर लेना जाके, है ना? तो पीछे के सारे लेक्चर्स कवर करते हुए आए होगे, ऐसा मान रहे हैं हम, ऐसा मान के पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कवर किया था। उसके बाद मोल कैलकुलेशन किया था। उसके बाद हम लोगों ने किया था एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये कवर करने के बाद हम लोगों ने क्या देखा था? इसके बाद हम लोगों ने देखा था स्टोइशियोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है। स्टोइशियोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स के बाद हम लोगों ने देखा था लिमिटिंग रीएजेंट। लिमिटिंग रीएजेंट। ठीक है। लिमिटिंग रीएजेंट। ठीक है। रीएजेंट। ठीक है। उसके बाद हम लोगों को आज देखना है क्या? इक्विवेलेंट वेट। ठीक है। इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट। उसके बाद क्या देखना है हम लोगों को, है ना? उसके बाद हम लोगों को देखना है, उसके बाद लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना? कॉम्बिनेशन। उसके बाद चैप्टर हो जाएगा खत्म। क्या हो जाएगा? खत्म। तो सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कर लिया है। मोल कैलकुलेशन भी हम लोगों ने कर लिया है। एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हम लोगों ने सीख लिया है। स्टेशियोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने देख लिया है। लिमिटिंग रिएजेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोगों को ये दो चीज कवर कर लेना है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और इक्विवेलेंट वेट। दो चीज बस बची हुई है लास्ट की। उसके बाद हमारा मूल कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद कमेंट में बताओगे कि इन दोनों चैप्टर्स में से, है ना, पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर में से कौन सा चैप्टर तुम लोग पढ़ना चाहोगे? मेरे हिसाब से एटॉमिक स्ट्रक्चर अभी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग नहीं आता है। अगर आप लोगों को आता है तो पीरियोडिक टेबल पे आप लोग टिक करेंगे। ठीक है। कमेंट करोगे पीरियोडिक टेबल या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है। तो चलिए आज इस चैप्टर का सत्यानाश नहीं, खत्म करते हैं, है ना? सीताराम कर देते हैं इस चैप्टर। चलिए। तो हर हर महादेव के साथ चैप्टर को शुरू करते हैं। सावन का महीना है। आइए। तो हेडिंग डालिएगा मेरे साथ, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, ये होता क्या है एक्चुअल में? यहाँ तो देखेंगे ही, फिर हम लोग रिडॉक्स में भी देखेंगे इस चीज को। रिडॉक्स में भी देखेंगे इस चीज को कि क्या होता है क्या होता है। ठीक है। इक्विवेलेंट वेट। देखो, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ substance is the number of parts, is the number of parts by weight of the substance, 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 that that combine displace directly or indirectly, displace directly or
इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1.008 पार्ट्स बाय 8 पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पार्ट्स बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, और और 8 पार्ट बाय वेट, 8 पार्ट बाय वेट, है ना, बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, है ना, और 35.5 बाय वेट, बाय वेट ऑफ क्लोरीन, ऑफ क्लोरीन, और 108 पार्ट बाय वेट ऑफ एजी सिल्वर, है ना, एजी सिल्वर। कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट होता है, देखो कैसे, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू होता है, ये चीज समझ गया हूं ना, कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस इज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंबाइन और डिस्प्लेस और डिस्प्लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1.008 पार्ट बाय हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है तो 8 पार्ट बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो रहा है तो उसका 8 पार्ट, अगर 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 क्लोरीन डिस्प्लेस हो रहा है तो उसका 35.5 पार्ट, और अगर सिल्वर डिस्प्लेस हो रहा है तो 108 पार्ट बाय वेट ऑफ सिल्वर। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, देख, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, एटॉमिक वेट बाय, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर कौन सा वाला है सर, ये वैलेंसी फैक्टर कौन सा वाला है, सोच रहे होगे तुम लोग भी, है ना, तो ज्यादा नहीं सोचते, क्या नहीं करते, ज्यादा नहीं सोचते, ठीक है, ये बस फॉर्मूला को याद रखोगे, ठीक है, ये बस फॉर्मूला को याद रखोगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है, अपना काम हो जाएगा। एटॉमिक वेट, है ना, अब देख, एक और तरीका हो सकता है सॉल्ट का कैलकुलेट करने का, ये किसके लिए है, ये जनरल है, इन जनरल ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों का कैलकुलेट किया जा सकता है, यहाँ तक लिख लिए हो क्या, यहाँ पे क्लियर है क्या तुम लोगों को। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास है कोई इक्विवेलेंट वेट किसी आयंस का निकाल रहे हो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, है ना, इज इक्वल टू फॉर्मूला, सॉल्ट का जो वेट होता है ना मॉलिक्यूलर वेट, उसको फॉर्मूला वेट बोलते हैं, फॉर्मूला वेट ऑफ आयन, मॉलिक्यूलर वेट को ही फॉर्मूला वेट बोल देते हैं बस, सॉल्ट, ठीक है, अपॉन वैलेंसी, अपॉन वैलेंसी। तीसरा तरीका, है ना, ये हुआ दूसरा तरीका, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन प्लस, आयंस का निकालना है, ठीक है, ये आयंस का निकालना सीख गए हम लोग। अब मान लो कोई आयनिक कंपाउंड है तो वहां पे दोनों आयंस का जो इक्विवेलेंट वेट होगा ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन, उसको ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैटायन को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। तीसरा हो गया ये। चौथा देखो, चौथा, अगर इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसी एसिड बेस का निकालना है, एसिड या फिर
बेस। तो वहां पे क्या चीज से डिवाइड कर दोगे, एसिडिटी या फिर बेसिसिटी से। ठीक है, एसिडिटी या फिर बेसिसिटी से। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल चार्ज, सॉरी बेसिसिटी, बेसिसिटी और एसिडिटी। ठीक है, इस चीज से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, इस चीज से क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। क्लियर है? Yes, चलो, हो गया। एसिडिटी या फिर बेसिसिटी से डिवाइड करोगे उसके मॉलिक्यूलर वेट को, तो तुमको पता चल जाएगा क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड या फिर बेस। वैसे ही सिक्स, फिफ्थ में, फिफ्थ देखोगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या कर दोगे, टोटल चार्ज ऑन एनायन और टोटल चार्ज ऑन एनायन और क्या, केटायन। एनायन या फिर केटायन पे जो चार्ज होता है उससे डिवाइड कर दोगे मॉलिक्यूलर वेट को। ठीक है, दोनों पे बराबर ही चार्ज होता है ना सॉल्ट में। ठीक है ना, तो उससे डिवाइड कर दोगे तो तुमको मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बक्से में बंद कर लेते हैं, है ना। ऐसे जैसे कि हम तुम एक बक्से में बंद हो जाए, है ना। फॉर्मूला, फॉर्मूला बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो गए पांच तरीके। बैलेंसी फैक्टर का मतलब अब समझ गए होंगे आप लोग। नहीं समझे हैं तो थोड़ा दिन वेट करना होगा, रिडॉक्स में समझोगे वैलेंसी फैक्टर होता क्या है। बेसिक फॉर्मूला हमारे पास वैलेंसी फैक्टर का, वैलेंसी फैक्टर वाला, यही काम में आएगा, बाकी सारा बकवास है। बाकी सारा आपके लिए क्या है, बकवास है। ठीक है, चलो, तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तुम्हारा वैलेंसी फैक्टर, सॉरी इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अगले स्लाइड पे आए, चलिए आते हैं अब हम लोग अगली स्लाइड पे। क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा एक क्वेश्चन है। ठीक है, लिखोगे Na2SO4, है ना, सॉल्ट है, इसका फाइंड इक्विवेलेंट वेट, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शंस 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। तो ऑप्शन देते हैं और आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या होगा इक्विवेलेंट वेट इसका। 142, 71, 284, 484, कौन सा हो जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ के देख लेंगे। Na2SO4 को तोड़ोगे तो कितना में टूटेगा, 2Na+। ये चीज तो पता है ना, अल्कली मेटल्स पे हमेशा +1 चार्ज आता है। ये चीज पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, SO4 -2 आया, 9th क्लास में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। ठीक है, सल्फेट आयन पे -2 चार्ज होता है। तो ये देखो, इस पे 2 प्लस, इस पे 2 माइनस, यानी कि चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो गया, चार्ज कितना हो गया, चार्ज लिखते हैं। ठीक है, टोटल चार्ज नहीं लिखते, चार्ज कितना आ गया, बोलो, 2 आ गया। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, बोलो। सोडियम का होता है 23, 23 × 2 प्लस, सल्फर का होता है कितना, सल्फर का होता है कितना, बोलो। सल्फर का कितना होता है, बोलो। सल्फर का होता है 32, 32 प्लस ऑक्सीजन का 4 × 16, कितना आ जाएगा टोटल वेट इसका, 142 ग्राम पर मोल। ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया। ठीक है,
और इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट का हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन चार्ज ऑन एनायन और कैटायन, ये फॉर्मूला यूज करोगे, ये फॉर्मूला। तो कितना है चार्ज? तो देखो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू टोटल, इसका वेट कितना है? 142। कितना है? 142 अपॉन क्या? अपॉन टू। चार्ज कितना था? दो था। हमारे पास फॉर्मूला है ना, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन टोटल चार्ज ऑन एनायन या फिर कैटायन। तो दोनों पे दो दो चार्ज है। इसका देखो एक प्लस है ना, +1 है, और दो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दो हो गया। इस पे भी दो है तो चार से डिवाइड कर दिए। आ गया कितना? 72, 71, सॉरी, 71, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, कमेंट में बताना कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है। उसके लिए हम लोगों को इसको 6 नंबर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? छठा नंबर। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना? ठीक है, ये हो गया हमारा हेडिंग। अब निकालते कैसे? इज इक्वल टू कर देंगे, है ना? इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या कर दोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या फिर लॉस्ट बाय वन मॉलिक्यूल, बाय वन मॉलिक्यूल, बाय वन मॉलिक्यूल। ठीक है, ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला नंबर 6। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ तक क्लियर है? इक्विवेलेंट वेट क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, मानते हैं कि क्लियर है। अब हमारे पास टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। हेडिंग डाल देंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे मोल निकालते हैं ना, जैसे मोल निकालते हैं, वेट अपॉन क्या? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल आता है। वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या? देखो अभी समझ में आएगा ना, अभी समझ में आएगा। इसमें आगे देखो, देखो कैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज को देखेंगे हम लोग कैसे कैलकुलेट। इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी, वेट अपॉन जो भी गिवन वेट है ग्राम में, उसको डिवाइड कर दोगे क्या चीज से? उसको डिवाइड कर दोगे इक्विवेलेंट वेट से। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा क्या तुमको? क्या पता चल जाएगा? बोलो, क्या पता चल जाएगा? तुमको पता चल जाएगा इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस, जैसे मोल्स पता करते थे हम लोग, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास
तो इसको हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? देखो, इक्विवेलेंट वेट को हम लोग क्या लिखते हैं, इधर लिखते हैं। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट दिख रहा है ना? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर लिख देते हैं। तो क्या हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को ऐसे लिखेंगे? वेट, वेट इन ग्राम्स into valency factor upon molecular weight, since equivalent weight is equal to this। इस वजह से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, है ना, इसको जी इक्विवेलेंट लिख देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, अब अल्टीमेट फॉर्मूला ये आ गया। तो क्या हम लोग इसको, इस चीज को वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को मोल्स बोलते हैं, वो लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू, जनरली हम लोग बोल देंगे क्या? मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये चीज बोल देंगे क्या? बोलो। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया ना, अपडेटेड फॉर्मूला आ गया। क्या है अपडेटेड फॉर्मूला? देखो ये, देखो ये है एक और फॉर्मूला। यानी कि तीन तीन फॉर्मूलाज हो गए हमारे पास। क्या क्या हो गया? तीन तीन फॉर्मूलाज हो गए, है ना। ग्राम इक्विवेलेंस कैलकुलेट करने का तीन फॉर्मूला हो गया। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स थे ग्राम इक्विवेलेंस का। अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू इट, है ना, अकॉर्डिंग टू इट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में, या फिर इसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में। क्या बोल देते हैं इसको? इसका दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। यहाँ पे मिटा करके लिखते हैं, और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। इसी को हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस भी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को। देखो, अकॉर्डिंग टू इट, इन अ रिएक्शन, इन अ रिएक्शन, आरएक्शन रिएक्शन है, इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट, इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट, equal gram equivalent of a reactant, of a reactant, of a reactant are react to, are react to give, react to give some number of gram equivalent, same number of gram equivalent, sorry, same number of gram, same number of gram equivalent, ठीक है, same number of gram equivalent of product, of प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, ऐसे। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए कॉपी करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज स्टेटमेंट बस ध्यान देना, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो, इसका मतलब है ए, ए प्लस बी, बी गिव्स, गिव्स क्या? सी, 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 सी प्लस डी, डी, ये देता है, ये रिएक्शन है। इसका मतलब है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए, number of gram equivalent of A, number of gram equivalent of B, number of gram
इक्विवेलेंट ऑफ सी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी, ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ डी, ठीक है ना, ऐसा है। इस रिएक्शन का मतलब ये है कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दोनों रिएक्टेंट के होंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट दोनों प्रोडक्ट्स के भी होंगे। इस बात का ये मतलब है। फिर से वो स्टेटमेंट लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल chemical equivalence, according to law of chemical equivalence, in a chemical reaction, chemical reaction, in a chemical reaction, equal equal gram equivalent equivalent of a reactant are are react to give react to give react to give same number of same number of gram equivalent of प्रोडक्ट, यानी कि ये सारा जितना भी ग्राम इक्विवेलेंट लिखे ना, ये सब एक दूसरे से क्या है, बराबर, सब एक दूसरे से क्या है, बराबर है, ठीक है। चलो, ठीक है, तो इसको हम लोग एक बक्से में बंद कर देते हैं। इस स्टेटमेंट पे भी ध्यान रखना है ना। तो ये बताता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हम लोगों को क्या बताता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ है ना प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये चीज ध्यान में रख। अब मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, ये मेथड्स जानने का कोई कोई जरूरत नहीं, दुनिया में कहीं भी तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जब तुम रिडॉक्स में पढ़ लोगे ना वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना, तब तुमको इन सब चीजों का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी बस मेरे बातों पे, मेरे कहने पे चलो, ठीक है, रिडॉक्स में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेथड फॉर मेथड्स बस जान लो, मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट वेट, methods for determination of equivalent weight, है ना, ऐसा, ठीक है। अब आप मेथड्स देखते हैं, मेथड्स में जान लो, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड पहला मेथड है। दूसरा मेथड है ऑक्सीजन फॉर्मेशन मेथड, ऑक्सीजन फॉर्मेशन मेथड। तीसरा मेथड है क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड। और चौथा मेथड है मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये सारे मेथड एनसीईआरटी में दिए हुए, कहीं काम नहीं आएगा, रेडॉक्स में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, बार बार बोल रहे हैं तो ध्यान रखना। बाई इलेक्ट्रोलिसिस, ये हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे 12th क्लास में। इलेक्ट्रोलिसिस से भी हम लोग पता कर सकते हैं, सिल्वर सॉल्ट मेथड से भी पता कर सकते हैं, सिल्वर सॉल्ट
मेथड से भी हम लोगों को पता चल जाएगा। और है और है एक डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी हम लोगों को पता चल जाता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के लिए ज्यादा चिंता नहीं करना है, बस तुमको याद रखना है क्या, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो यहीं पे क्लियर करते हैं। हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोजन का वैलेंसी फैक्टर 1 +1 चार्ज आता है, तो मॉलिक्यूलर वेट 1, 1/1, इक्विवेलेंट वेट 1। ऑक्सीजन फॉर्मेशन है, ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करोगे, जो भी रिएक्शन होगा वहां पे, ठीक है, जो भी रिएक्शन होगा ना, वहां पे ऑक्सीजन के वैलेंसी फैक्टर से क्या कर दोगे, हो जाएगा। ठीक है, यूज नहीं, यूजलेस चीज है। अगर फिर भी तुमको कोई दिक्कत है ना, तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाओगे, सर बता दो, नोट्स भेजेंगे, देखना, नहीं समझ में आए तो फिर क्लास में एक्सप्लेन होगा, डरना नहीं, ठीक है, डरने की बात नहीं है। वी आर वॉरियर्स, वी हैव टू एंड वी विल, है ना, वी हैव टू एंड वी विल क्रैक द नीट और जेई। ओके, अब आते हैं हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे आते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है, बहुत सारे लॉज हैं, सारे लॉज को हम लोग कवर करेंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। दूसरा लॉ है, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ है हमारे पास, तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और आखिरी यानी कि पांचवा लॉ एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रोस, एवोगैड्रोस लॉ। यह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पांच होते हैं, ये चीज जरूर बनाना। और फिर जब पूरा लॉज पढ़ लेंगे तो हम लोग फिर इस स्लाइड पे आएंगे, और यहाँ पे फिर से इस पे क्या करेंगे, तुमसे क्वेश्चन करेंगे, और वहां पे नीचे लिख देंगे, नीचे में लिख देंगे जो तुम जवाब दोगे वो, ठीक है। आज अब पहला लॉ है हमारे पास, पहला लॉ है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। पहला लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, ठीक है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये लॉ क्या कहता है, ये गिवन बाई है लेवोइजियर, लेवोइजियर एंड लैंडोल्ट, एंड लैंडोल्ट, ठीक है, लेवोइजियर एंड लैंडोल्ट ने ये लॉ दिया हुआ है, ठीक है।
according to this law, according to this law, mass can neither be created, mass can neither be created nor be destroyed. मास ना ही क्रिएट किया जाता है और ना ही डिस्ट्रॉयड होते हैं इन अ बैलेंस्ड केमिकल इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन chemical reaction in a balanced chemical reaction or physical reaction or physical reaction. ठीक है, एक किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में ना ही मास क्रिएट होता है और ना डिस्ट्रॉय, ठीक है, डिस्ट्रॉय, ठीक है. But one form is changed into, but one form is changed, is changed, but one form is changed into form है ना, form is changed into another form, into another form, ठीक है. One form is changed into another form is called as law of is called law of mass conservation. इस पे क्वेश्चंस करेंगे, लाइव क्लास लेंगे, ठीक है, कल कंजर्वेशन इस पे क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है. तो ध्यान रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा. देखो इसका मतलब है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या है, स्टेटमेंट का सारांश लिखते हैं. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना. या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, टोटल मास ऑफ reactant is equal to total mass of product, total mass of product plus mass of unreacted reactant, mass of unreacted, unreacted, unreacted reactant, unreacted reactant, ठीक है. इन दोनों का सम हो जाता है. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं. H2 plus Cl2 gives 2HCl, ठीक है. अगर मान लो इसके 2 ग्राम से इसका 71 ग्राम रिएक्ट करता है तो ये बन रहा है कितना, 2 into 2 plus 1 plus 1 plus क्या, 35.5, कितना आ जाएगा बोलो, 73 आ जाएगा ना, 73 ग्राम, ठीक है. इसका वेट आ जाएगा 73 ग्राम. तो एक लॉ तो निपट गया, दूसरा लॉ है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन हो गया. अब लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है. सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन. देखो इसमें क्या बोलता है, ये लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू
this law, a compound can be obtained from a compound can be obtained from different sources, from different sources, but the ratio of each component, but the ratio, but the ratio of each component by weight, है ना, by weight remains same, remains same. It does not depend on the method. It does not depend on the method, on the method of its preparation, of its preparation, or the source from which, or the source from which it has been obtained. It has been obtained, or the source from which it has been obtained. ठीक है ना? क्लियर है ये बात? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ये ना जैसे मान लो कि H2O है, H2O का रेशियो निकालोगे बाई मास, ये 2 ग्राम्स है और ये कितना है? 32 नहीं 16 ग्राम्स है, इन दोनों का रेशियो 1:8 आ गया। तो वाटर का जो रेशियो होगा ना, वो कैसे भी बनाया जाए बाय एनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बाय एनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, या फिर कैसे ऑब्टेन किया गया है इस पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब है गंगा वाटर हो, टैप वाटर हो, टैप वाटर हो, या फिर या फिर सी वाटर हो, सी वाटर हो, सबका रेशियो कैसा होगा? कैसा भी पानी हो उसका रेशियो 1:8 ही होगा, 1:8 ही होगा। ठीक है ना? ये चीज ध्यान में रखना है। वैसे ही NH3 का अगर निकालोगे तो, NH3 का अगर कैलकुलेट करोगे तो पता है कितना आएगा? ये देखो, 14 ग्राम इसका, 14 ग्राम इसका और 3 ग्राम इसका। तो इसी रेशियो में अमोनिया कहीं भी होगा, अमोनिया कहीं भी होगा तो इसी रेशियो में पाया जाएगा। वाटर कहीं भी होगा तो इसी रेशियो में 1:8 के रेशियो में पाया जाएगा। और ये अमोनिया है। ठीक है। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, इसको एग्जांपल से समझना। थर्ड है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है हम लोगों को कि जैसे नाइट्रोजन N2O भी बनाता है, NO2 भी बनाता है और NO3 भी बनाता है। सल्फर SO2 भी बनाता है, SO3 भी बनाता है और SO4 भी बनाता है। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करके डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, है ना? टू एलिमेंट्स two elements can combine
in different ratio to form different compound। ठीक है, ये बात याद। दो एलिमेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं तो ये देखिए, सल्फर ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं तो ये देखिए। ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन की बात कर ले तो ये देखिए। ठीक है, तो अलग अलग कंपाउंड्स बनाते हैं। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, अगला है हमारे पास लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ गैसियस, ये किसने दिया था पहले ये देख लो। ये किसने दिया था? गे लुजैक ने। गे लुजैक ने दिया था ये लॉ ना सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल ओनली ऑन गैसियस रिएक्शंस। ये सिर्फ गैसियस रिएक्शंस पे एप्लीकेबल है, ध्यान रखना। ये सिर्फ गैसियस रिएक्शन पे एप्लीकेबल है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in a gaseous reaction, in a gaseous reaction, the the reactants are always the reactants are always combined in a simple ratio by volume, combined in a simple ratio बाय वॉल्यूम। ये चीज हम लोगों को पहले भी पता था, है ना? सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम एट एसटीपी, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर एट एसटीपी। एसटीपी, ठीक है, ऐसे कंबाइन होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन अ गैसियस रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम, जैसे कि H2 प्लस Cl2 gives 2HCl, gives 2HCl। इसका ये मतलब है, इसका 1 लीटर से इसका 1 लीटर कंबाइन होगा तो इसका 2 लीटर बनेगा। या फिर ऐसा ही बोल सकते हो, इसको 1 ml से इसका 1 ml कंबाइन होगा तो इसका 2 ml बन जाएगा। यही है, वॉल्यूम से रिलेट कर देना स्टोइचोमेट्री को। ये चीज तो हम लोग पढ़े ही थे। स्टोइचोमेट्री जो है उसको वॉल्यूम से डायरेक्ट रिलेट कर देना है, ये चीज हम लोग कर ही लिए थे। ये फिफ्थ फोर्थ का। और फिफ्थ क्या है? फिफ्थ पे आते हैं, ठीक है। ये चीज हम लोग कर चुके हैं पहले स्टोइचोमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम्स में। ये चीज हम लोग डायरेक्ट एज्यूम करके चलते थे। अब हम लोग जान लेंगे कौन से लॉ के अकॉर्डिंग हो रहा है ये। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के लॉ के अकॉर्डिंग। और ये किसने दिया था? ये लुजैक ने दिया। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे N2 प्लस H2 गिव्स NH3। ठीक है, यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे भी 3 लग जाएगा। यहाँ पे कितना लग जाएगा? 3। बैलेंस है। इसका ये मतलब है ना कि इसके 1 लीटर से इसका 3 लीटर कंबाइन होता है तो इसका 2 लीटर बनता है। इसका ये मतलब है। स्टोइचोमेट्री से डायरेक्ट वॉल्यूम को रिलेट कर देना है गेलुजैक के अकॉर्डिंग, गेलुजैक के लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता है? गैसियस रिएक्शंस पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ठीक है ना? कहाँ उतरना? अब तो ये है। हर हर महादेव।
जय श्री केदार। चलिए। हर हर महादेव। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा रिकनेक्ट कर लें। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम यहाँ से खत्म होता है। हर हर महादेव। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम यहाँ पे होता है समाप्त। ठीक है, चलो, तो शुरू कर लेते हैं इसको हम लोग अगले स्टेप। अगला आते हैं। अगला है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ लास्ट है ये, फिफ्थ है, और ये आखिरी टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम of gases all gases contain equal number of molecules है ना, at same at STP, है ना, at same temperature and pressure। ठीक है। equal volume of all gases contain equal number of molecules at STP। ठीक है। यही बात है। जैसे H2 है प्लस Cl2 कंबाइन हो रहा है, तो बना रहा है 2HCl, तो बना रहा है 2HCl। इसका है वन वॉल्यूम, इसका है वन वॉल्यूम, तो इसका टू वॉल्यूम। इसका है वन मॉलिक्यूल, इसका है वन मॉलिक्यूल, तो इसका टू मॉलिक्यूल। है ना, ऐसा रिलेशन होता है। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री से रिलेट कर देना। ये चीज हम लोग कर चुके हैं स्टोइचियोमेट्री वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर समाप्त, है ना, एंड हो जाता है यहाँ पे चैप्टर का। इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक के बहुत सारे क्वेश्चन है। इनको प्रैक्टिस करना है हम लोगों को, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो उसको हम लोग करेंगे कब? कल, कल 4 बजे से, है ना, नहीं, कल ना 1:30 बजे से शाम में, दोपहर में। ठीक है, 1:30 PM से 3 PM हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, किसके? मूल कॉन्सेप्ट के। तो सभी लोगों को आना है, सभी लोगों को आना है इस क्लास में। मूल कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट का खत्म हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और ना मेरा टेलीग्राम लिंक मैंने नया टेलीग्राम बनाया है पर्सनल केमिस्ट्री के लिए, है ना। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई डिप्रेस्ड फील कर रहा हो तो बात भी कर सकता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द हम लोग फिजिक्स को भी स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हमारे इस चैनल पे होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग कल 1:30 बजे, है ना, 1:30 PM। अच्छा, एक और बात, एक और आखिरी बात, अगर कोई इंटरेस्टेड है ना अन अकेडमी के कोर्सेज परचेज करने में, ठीक है, तो मेरे अन अकेडमी प्रोफाइल पे अनूप कुमार मिश्रा, है ना, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा। अनूप कुमार मिश्रा तुम अन अकेडमी पे सर्च करोगे, मेरा आ जाएगा। ठीक है, मैंने इसके ज्वाइनिंग लिंक दे दूंगा। और तुम लोग अगर एकेएम नीट कोड यूज करोगे ना, एकेएम नीट कोड, तो आप लोगों को पता है
फ्री लाइव क्लासेस मिलेगा। फ्री लाइव क्लासेस अवेल कर सकते हैं आप लोग मेरे कोड को यूज करके। और किसी भी कोर्स को परचेज करेंगे तो 10% का एडिशनल ऑफ मिलता है। ठीक है, जो भी ऑफर्स होंगे उनके बाद एडिशनल ऑफ 10% का। बहुत बहुत धन्यवाद।